नमस्कार, शुभ संध्या साथियों। एक बार फिर पुनः एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं या इस पैटर्न के सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, उनको लेके हम आपके लिए पुनः हाजिर हैं। विश्वास दिलाते हैं कि इन सवालों का, इन प्रश्नों का अभ्यास करके जाइए एग्जाम में। इस पैटर्न के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। एग्जाम में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये आ रही है कि सब कुछ आते हुए भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि मैथ्स और रीजनिंग की जितनी अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतने कम टाइम में क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाएंगे। और सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग ही करिए, ठीक है। तो आज के आज जो एग्जाम हुए हैं 3 शिफ्ट में, उन 3 शिफ्ट के एग्जाम के एनालिसिस के बेसिस पर ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन निश्चित रूप से करके एग्जाम में जाइए। पहला सवाल है कि एक दुकानदार एक विश्व कोष को 20% की छूट पर बेचता है, उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है। विश्व कोष के क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? बहुत सिंपल सवाल है। मैंने अभी पिछले सेशन में भी आपको एक ऐसा सवाल कराया है, देख लीजिए। इसमें होता क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सीपी और एसपी, सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो आपको पता है। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है? ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही होता है। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है भाई? 20% का डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 20 80 हो जाएगा, और ये 100 प्लस प्रॉफिट 112 हो जाएगा। और इस तरह से आपको 80 112 यानी 16 25 80 और 16 7 112 5 संबंधे 7 का आपको अनुपात मिल जाएगा, 5 7। पहला सवाल, ठीक है, सिंपल सवाल है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे चला जाए, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियों का, ठीक है। अभी जो सवाल के पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में कि 250 मीटर और 325 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां 145 मीटर की दूरी पर हैं। वे 122 किमी प्रति घंटा और 130 किमी प्रति घंटा की चाल से, गति से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर बढ़ना प्रारंभ करती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? बहुत सिंपल सी बात है, समय पूछा है तो समय बराबर आपको पता है क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। जब 2 रेलगाड़ियां, पहले दूरी निकाल लेते हैं, दूरी कितनी हो जाएगी दोस्त? दूरी हो जाएगी 230 प्लस 325 और प्लस 145। जब 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को, चाहे वो समान दिशा में गतिमान हो या विपरीत दिशाओं में गतिमान हो, जब एक दूसरे को पार करती हैं तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती हैं, ये आपको पता है। और ये बराबर जुड़ के आ जाएगा आपका 700 मीटर। कितना आ जाएगा? 700 मीटर। 700 मीटर दूरी हो गई। चाल क्या है? विपरीत दिशाओं में चल रही तो चालें जुड़ जाएंगी। चाल है 122 और प्लस 130 यानी 252, राइट। 252 किलोमीटर पर आवर, याद रखिएगा ये मीटर में है, और ये 200 कितना हो गया? 252 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाता है? समय बराबर दूरी बटा चाल 700 के बटे 252 252 इंटू किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा नीचे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, 18 ऊपर और ये 5 नीचे। 5 से काट देंगे तो 14 25 70, ये हो जाएगा 14 25 70 140, और ये कटेगा जब आपको, तो ये कट जाएगा आपका 18 से, 18 1 का 18 7 18 चौक 72 14, और 14 से 140 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 10 सेकेंड। कितना आंसर हो गया? 10 सेकेंड। आराम से क्वेश्चन करने की जरूरत है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक वस्तु 15% और 5% के 2 क्रमागत छूटों के बाद 1938 में बेची जाती है, वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि एक वस्तु है जिसपे 2 कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफर कर रहा है,
दो कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट मतलब क्रमागत बट्टे दे रहा है, तो मान लीजिए अगर वस्तु का अंकित मूल्य यक्स है तो पहली छूट 15% देगा तो कितना लेगा भाई 85%, 85/100। दूसरी छूट कितना दिया 5% यानी 95/100। यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं ना, इतनी बात तो समझते हैं ना। बराबर कितना हो गया 1938 1938। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19, थोड़ा कैलकुलेटिव है, 1938 इंटू 100 बाई 85 इंटू 95, और इसको आप जब सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिलता है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको मिलेगा 2400। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लेते हैं। 19 से काट दीजिए, 19 × 5 = 95, 19 × 1 = 19, 19 दूना 38 102, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102। ठीक है, और ये 25 से ये 100 कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा, तो 4 × 6 = 24 और डबल जीरो चिपका देंगे। 2400 आपका वस्तु का अंकित मूल्य हो गया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात समझ रहे हैं ना। बहुत आराम से क्वेश्चन करिए, सफलता इतनी आसान नहीं है, सक्सेस सिलेक्शन होना तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और इस मेहनत के साथ बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा, और उस परीक्षा में एग्जामिनेशन हॉल के 1 घंटे में आपको अपनी पूरी तरह से अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड कंसंट्रेट करके एग्जाम को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर बहुत आसान आ रहा है। बस जरूरत इस बात की है कि धैर्य बनाए रखें, धैर्यपूर्वक प्रश्न को हल करें। 55-60 क्वेश्चन करने के बाद 10 तो तुक्का ना मार दें। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आप तुक्का मारने से बचें। तुक्के से सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि वो आपको पीछे ले जाएगा और नॉर्मलाइजेशन में आपका लॉस हो जाएगा। एक ये देखिए, ये 3D का क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, कि एक घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए, एक घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 2, 4, 5 के अनुपात में हैं, और जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 380 वर्ग मीटर है, 380 वर्ग सेमी है, 380 वर्ग सेमी है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम देख लेते हैं कि LBH का क्या हालचाल है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मान लीजिए इसको 2x है, इसको क्या है ये 4x है, और ये 5x है। आपको एक ही डेटा दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + LH = 380। ठीक है, तो LB कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x², BH कितना हो जाएगा 20x², और LH कितना हो जाएगा 10x²। ठीक है ना, और ये 2 से इधर भाग हो जाएगा 190, तो 20 10 30 60 38x² बराबर 190, तो x² बराबर 38 19 दूना 38। ठीक है, इसको आप क्या कर लेंगे 190 है, ठीक है, तो 19 दूना 38, 19 दहा में, यानी ये 5 बार कट गया, तो x² 5 आ गया, यानी x² बराबर 5। ठीक है, इसको रखे रहिए। अब क्या कह रहा है, विकर्ण का क्षेत्रफल। x² अगर 5 है तो विकर्णों का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसा हमको बता दीजिए। कह रहा है कि विकर्ण की माप क्या है ना, विकर्ण क्या होता है, √L² + B² और प्लस H², यानी कितना 4x² प्लस कितना 16x² और प्लस 25x²। x² कॉमन ले लीजिएगा तो बराबर हो जाएगा x² × 16 × 4 = 20 और 20 × 25 = 45, यानी x² की वैल्यू 5 है, तो 5 × 45 बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25 की 5 हासिल 2 5 के 20 2 22, और ये इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये वर्गमूल कितना आ जाएगा 15। ये सब रूट में था ना, तो ये कितना हो गया आपका विकर्ण 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। 3D के क्वेश्चंस, मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो हैं वो आपको फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इतना याद रखिएगा। ये अभी 3D के क्वेश्चन चल रहे हैं, 2-4-10 दिन के बाद या 4 दिन के पेपर के बाद आपको 2D का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मेंसुरेशंस को प्रॉपर हर एक सेक्शन, चाहे वो वृत्त हो, आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, घन घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, फार्मूला बेस सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। एक एक फार्मूले पे 2-2 3-3 सवाल लगा लीजिए। कह रहा है, अगला सवाल है, देख लीजिएगा ध्यान से कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह
अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या, अधिकतम का मतलब हो गया सीधा सा बात है कि मौसा निकालना है, वह अधिकतम संख्या जिससे 122 और 243 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 3 प्राप्त हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो 24 पच्चे 120 होगा, 2 बचेगा, लेकिन 24 दहा में 240, 3 बचेगा। बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। अच्छा, बड़ी से बड़ी, तो मान लीजिए 24 तो है, कंसिडरेबल है, ठीक है ना। 122 से 243 नहीं कटेगा, ये नहीं कंसिडरेबल है। 240 से कोई भाग ही नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 3 बचेगा, इसमें जाएगा नहीं। 120 से भी भाग देंगे तो यहाँ 2 शेष बचेगा और यहाँ 3 शेष बचेगा। बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो 24 को कंसीडर नहीं करेंगे, 120 ही अपना ऑप्शन है। गलती मत करिएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में 24 ही टिक हो जाता है, लेकिन 24 से 120 बड़ी संख्या है, 24 से 120 बड़ी है, जो 122 और 243 को डिवाइड करने पर 2 और 3 शेषफल देगा। तो आप इस तरह से सवाल को हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, ध्यान देते हैं कि एक संख्या जिसके 5वें भाग में 4 की वृद्धि के बाद प्राप्त संख्या उस संख्या के चौथे भाग में 10 की कमी के बाद प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है, बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, देख लेते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट पे सवाल है कि एक संख्या के 5वें भाग, मान लेते हैं संख्या कोई x है, इसके 5वें भाग में हम 4 जोड़ दें, 4 की वृद्धि कर दें, तो ये बराबर होता है क्या, उस संख्या के चौथे भाग x/4 से 10 में कमी करने के बाद संख्या के बराबर। आप इधर ले आएंगे तो ये 14 हो जाएगा और 14 बराबर हो जाएगा एलसीएम 20, और 20 का मतलब 5x में से 4x/20, यानी x बराबर 14 दूनी 28, 280। कोई तकलीफ हो तो बताइए, एकदम क्लियर सवाल है ना, कोई कष्ट परेशानी दिक्कत समस्या कर लेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम सवाल को हल कर लेंगे। और आगे देखिएगा, अगला सवाल पे बात करते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद लाभ ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल सवाल है भाई, इसको क्या करना है, कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75%। ध्यान दीजिए, सीपी मान लिया हमने कि मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना है, सपोज करिए 100 है, तो सीपी कितना हो गया 75। आप क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट, अगर आप यहां से 15% का डिस्काउंट ऑफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑफर किया आपने तो कितने में बेचेंगे, इसको 85 में बेचेंगे, तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया। अब कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट, 75 का सामान 85 में बेचा तो लाभ कितना हुआ, 10/75 गुणित 100। कोई तकलीफ है क्या, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 40/3, 13 तिया 39, 13 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत, आसान सवाल है भाई, एकदम आसान सवाल है। इसका आंसर हो गया 13 होल 1/3%। कोई तकलीफ यहां तक। इसी तरह से फॉर्मूला बेस्ड, इसी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड इजी क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 3D का क्वेश्चन है। एक बेलन का आयतन 198 घन सेमी है, ऊंचाई 7 सेमी है, बेलन का व्यास कितना है, बेलन का व्यास कितना है, देखिएगा बेलन का व्यास पूछ रहा है, यानी त्रिज्या का 2 गुना पूछ रहा है। देख लेते हैं क्या रहा है कि एक बेलन का आयतन 198 है। बेलन का आयतन होता क्या है, पाई r²h बराबर 198। पाई कितना हो गया भैया, 22/7 हो गया, कोई तकलीफ ही नहीं है। आर ही पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है, यानी r² और h दिया हुआ है कितना 7, ये बराबर हो गया 198। तो 198 तो ठीक है, r² हो गया, तो अब r² इक्वल टू हो जाएगा 198 गुणित 7, ये 7 से काट दे खत्म, 198 बटा 22, तो 11 1 का 11, 11 का 11, 11 88, 9 दूनी 18, 9 18 19, कितनी बार कट जाएगा, 9 बार, यानी त्रिज्या कितनी हो गई 3। तो डायमीटर कितना होता है 2r, त्रिज्या का 2 गुना यानी 6। ऑप्शन बी सही होगा। ऐसा ना करिएगा कि 3 यहां मिल जाए, ऑप्शन में मैच कराया भिड़ा दिया, पता चलेगा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है ना। तो सवाल को
आराम से पूरा पढ़ने की जरूरत है और तब उसको सॉल्व करने की जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो कितना हो गया ये, आर आ गया आपका डायमीटर 6 सेंटीमीटर। एक अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि P प्लस क्यू बराबर -5 और पी क्यू बराबर 6, तो पी क्यूब प्लस बी क्यूब का पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान क्या होगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब पता है, सब आपने पढ़ा है, बस जरूरत है आपको रिवीजन करने की। क्या हो गया, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, P प्लस क्यू का होल क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3p क्यूब प्लस 3p क्यूब ब्रैकेट में p प्लस q। ये बराबर हो जाएगा p प्लस q कितना दिया हुआ है -5 का आप क्यूब कर लेंगे, ये बराबर हो जाएगा p क्यूब प्लस q क्यूब और प्लस 3p क्यू दिया हुआ है 6 इंटू 6 और p प्लस q दिया है -5। तो ये 125 माइनस और ये हो जाएगा -6 3 18 5 90 प्लस 90 बराबर p क्यूब प्लस q क्यूब, यानी ये कितना हो जाएगा -35 बराबर p क्यूब प्लस q क्यूब। आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन -35। कोई दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत हो किसी सवाल में तो वीडियो को रोक के उसको पूरी तरह से समझ के सवाल को तब आगे बढ़िए। पता चला आप एग्जाम में गए, जिस सवाल को आप अवॉइड करके आगे बढ़ गए थे, स्किप कर गए थे जिस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन उसी पैटर्न का क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर आपको एग्जाम में सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी आपके पास समय है, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए, आराम से पढ़ के जाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो 2-2 बार देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक ट्रेन 50% यात्रा को 30 किमी प्रति घंटा की गति से, 25% यात्रा को 25 किमी प्रति घंटा की गति से और शेष को 20 किमी प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है। देखिए मित्र, बहुत सिंपल सा सवाल है, बता रहा हूं आपको कि औसत चाल बराबर होता है, थोड़ा औसत चाल बराबर होता है क्या मालूम है आपको, कुल दूरी बटा कुल समय बटा कुल समय। क्लियर है बात। तो अब देख लीजिए, मान लेते हैं 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर की यात्रा है, तो 50% कितना हुआ, यहां लिख लीजिए, आपको समझाने के लिए लिख ले रहे हैं। माना पूरी यात्रा बराबर 100 किमी, 100 किमी, पूरी का मतलब आप पूरी मत चले जाइएगा, ठीक है। 50% यानी 50 किमी किस चाल से, 30 की चाल से, तो समय कितना हो गया 5/3 घंटा, ठीक है। उसके बाद 25 किमी किस चाल से, 25 की चाल से, तो कितना हो गया 1 घंटा, और फिर 25 की यात्रा 20 की चाल से, तो 5 25 25 5 का 20 5/4 चाल से। इन तीनों को हमको जोड़ लेना है आपस में, तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और 3 चौके 12 20 प्लस 1 12 और प्लस 15 15 20 12 15 12 20 15 20 35 35 10 45, तो 47/12। ये क्या हो गया, इतना घंटा समय हो गया। तो कुल दूरी 100 किलोमीटर बटा समय बराबर 4 बराबर दूरी बटा समय 47/12। दिख रहा है ना, ऑप्शन में बटा में 47 आ रहा है, तो ये कितना हो गया 1200 बटा 1200 ऊपर चला जाएगा बटा 47। 47 से 12 50 से भाग देते तो पूरा पूरा कितनी बार जाता, 24 बार जाता, हाँ, तो 24 बार जाता, तो 24 सही यही आ जाएगा, 24 सही 25/47, 24 सही 25/47, 24 सही 25/47 आपका आंसर हो जाएगा। 24 सही कितनी बार 25 हो जाता, अगर ये हाँ 50 होता तो 24 हो जाता, 47 है तो कितना हो जाएगा 25, 25 से 47 को भाग देंगे जब करें, सही 25/47,
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक निश्चित मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 981 है, मूलधन क्या है? सिंपल सा सवाल है, 400, तो ठीक है देख लेते हैं, आसान सवाल है। क्या रहा है, रेट आपको पता है, और अगर आपको रेट पता है ना तो आप सवाल के हीरो हैं, सवाल को करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। R बराबर 5% और 5% बराबर 1/20, तो मूलधन का मामला है, तो ये मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा 400। क्यों? क्योंकि ये 2 साल का मामला है, और 400 का 5% आप निकालेंगे तो 400 का 5% कितना हुआ? 20, और 20 का फिर 5% निकालेंगे तो कितना हुआ? 1। और कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी साधारण ब्याज 0 कर दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना और साधारण ब्याज का अंतर 1, और 1 बराबर 981, तो मूलधन 400, मूलधन 400 बराबर, डबल जीरो चिपका लीजिए, और 4 1 का 4, 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 9 36 3 39, 3,92,400, 3,92,400 रुपए का मूलधन होगा। क्लियर है बात ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे देखें, अगर आपको ऐसे मूलधन निकालने में दिक्कत है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक फार्मूला है D = P R/100 का होल स्क्वायर, याद है ये फार्मूला? D कितना है भाई? 981, P पता करना है, R कितना हो गया? 5/100 का मतलब 1/20 का स्क्वायर, यानी 1/400। आ गया बात वही ना? क्या आ गया? 400 गुणित, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहां ले रहा हूं, 400 गुणित 981, तो ये मिल जाएगा आपको 3,92,400। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है मेरा, तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स जरूर डालें, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे। हमारी मेहनत और आपकी मेहनत मिलकर आपका सिलेक्शन कराए, यही हमारी कामना है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 25 दिन में, किसी काम को 25 दिनों में तथा बी, ए किसी काम को 25 दिनों में तथा बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 5 दिनों तक 7 काम करते हैं, तो अब कितना काम शेष रह गया? देख रहे हैं, उसी सवाल को तोड़ मड़ोड़ के कभी कभी सवाल पूछ लेता पूरा काम कितने समय में होता है, अब 5 ही दिन किया तो कितने दिन में करेगा, देख लेते हैं कितना काम रह जाएगा शेष। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, इसको बहुत आसानी से, जैसे टाइम एंड वर्क का सवाल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो ए कितना हो जाता है? ए किसी काम को 25 दिन में कर लिया, और बी ग्रुप कितने दिन में कर दिया? 30 दिन में। 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150। 25 छक्का 150, 30 25 150, यानी एक दिन में कितना काम हुआ? 11 काम। बच के 5 दिन में कितना काम हुआ? 55 काम। बचा कितना? 150 पूरा काम था। 25 3 75 25 माइनस कितना काम था? 55 घटा दिए तो बचा कितना? 95 काम बच गया। कितने काम में से? 150 काम में से। काट लीजिए 5 से, तो 5 3 15 30, 19 बचे 95, यानी 19/30 काम शेष रह गया। यही शेष काम है गुरु। क्लियर? आसान सवाल है ना, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, आसान सवाल है, बिना पेन पेपर के आपको सीधा सीधा दिख रहा है। √4 + √44 + √10,000। अब आप देखो, इसको पीछे से रूट हटाना खत्म करो, इसको पीछे से रूट हटाना खत्म करिए। ये पीछे से रूट हटेगा तो कितना बचेगा? 100। अब ये रूट कैंसिल, अब ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 144। अब इसे 144 का रूट हटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12, और 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16। 16 का रूट करोगे तो 4, आंसर 4। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? भाई समझ गए ना? 10,000 को रूट हटाया 100 आया, 100 को 44 में जोड़ दिया 144, 144 से रूट हटाया 12 आया, 12 को 4 में जोड़ा 16 आया, 16 पर से रूट हटाया 4 आया। क्लियर? सिंपल। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 25:9 के मध्यानुपाती 15:45:20 के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या है? अच्छा सवाल है, बस अब सवालों को घुमाया जा रहा है। अब कोई सवाल
घुमाए जा रहे हैं। जैसे मध्यानुपाती आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट ए बी, और ये क्या होता है, बी सी अपॉन ए। ठीक है, तो मध्यानुपाती हो गया 25 गुणित 9 और संबंध है बी सी 45 गुणित 20 बटा 15, 15 3 45, 60 हो गया। यहाँ 25 में से 5 9 45 संबंध है 60, 15 3 45, 15 चौका 60, 3 संबंध है 15 15 चौके 60, 3 क्या हो गया, दिक्कत हो गई, 15 9 ठीक तो है, 25 है ना, 25 और 9 का 5 और 3, 5 3 सॉरी 5 3 15 कट, ये 15 हुआ ना, 5 यहाँ हुआ 3 हुआ, 15 संबंधे 60 यानी 1 संबंधे 4, अभी सही है, सॉरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ऐसे ही कर लेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी टंकी को वो पानी पी और क्यू क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे भरते हैं और सी 6 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ सुबह 7 बजे खोला जाए तो टंकी कितने क्या 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। अभी सवाल कायदे से पूछेगा तो पूछ लेगा पूरी टंकी कितने देर में भरेगी, ऐसे सवाल आप कर पाए हैं। अब 1/4 ही भरना है इनको, पूरा अब नहीं भरना है, देख रहे हैं ना। चलिए ठीक है, भर देते हैं 1/4, पूरा भर सकते हो तो 1/4 भरने में क्या दिक्कत है, तो और आसान काम है ना। देखिए कि P कितना है, P 10 घंटे में भरता है, Q कितने दिन में भरता है, 12 घंटे में भरता है, और R जो है C बोल रहा है, चलो C ही कर लेते हैं, C 6 घंटे में खाली करता है। एलसीएम सीधा सीधा 60 दिख रहा है, इसका काम 6, इसका काम 5 और इसका काम -10, 6 प्लस है 5 प्लस है और ये 1 खाली कर रहा है। यानी पूरी टंकी 60 भरने में पूरा टंकी का धारिता 60, 1/4 यानी 15 भरने में, ये 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, एक तो 15 भरने में कितना का लगेगा, 15 घंटा। 7 बजे खोला गया है, अगले 7 बजे 12 घंटा होगा और 3 और जोड़ देंगे तो 10 बजे क्या होगा, 15 घंटा भर जाएगी टंकी। क्लियर है ना, 7 से 7 12 और 7 3 10 बजे शाम को टंकी भर जाएगी। कोई दिक्कत तकलीफ कष्ट परेशानी। अगला सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बहुत आसान सवाल है, देख लीजिए। कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो ये दावा करता है कि वो जितने में सामान खरीदता है उतने में ही सामान बेचता है, तो उसका और लेकिन वजन जब करना होता है तो 100 ग्राम चोरी कर लेता है। आपको सवाल ऐसा भी आ सकता है कि 10% की चोरी कर लेता है, 1/10 की चोरी कर लेता है, ये सब आ सकता है। तो 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, इसका मतलब अगर उसको 1 केजी देना चाहिए था, आप 1 केजी लेने गए, अगर आप 1 केजी लेने गए तो आपको 1000 ग्राम देना चाहिए था उसको नियम से, लेकिन दिया कितना, 900 ग्राम। तो प्रॉफिट 100 ग्राम कितना बेच के, 900 ग्राम गुणित 100 बराबर 11 सही 1/9%। कोई तकलीफ, ये इसका प्रॉफिट परसेंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, कर पाएंगे ना। 1000 ग्राम देना चाहिए था उसको, इतने का पैसा ले रहा है लेकिन दे रहा है 900 ग्राम, यानी 100%, 100 ग्राम का पैसा मार दिया। 100 ग्राम बेच के 100 ग्राम का लाभ पा रहा है 900 ग्राम बेच के, तो 100 बटा 900 गुणित 100, ये हो गया इसका लाभ प्रतिशत। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि 1240 रुपए की राशि को एबीसी में विभक्त किया गया है, जिसमें ए और बी की राशि का अनुपात 6 संबंधे 5 और बी सी की राशि का अनुपात 10 संबंधे 9 है, तो सी का हिस्सा कितना है। आसानी से सवाल कर लीजिएगा, देखिए बता रहे हैं कैसे कर पाएंगे आप। इसको कुछ करना नहीं, इसको इजी टैकल करिएगा। देखिएगा कि ए बी कितना है, 6 5 है, और यहाँ पे बी सी कितना है, 10 9 है, यहाँ बी 5 है और यहाँ बी 10 है, तो यहाँ पे भी 10 कर दे तो ए बी कितना हो जाएगा, 12 और 10, और सी, और यहाँ पे बी कितना है, 10 और 9, यानी जो सिंपल रेशियो बना वो 12 संबंधे 10 संबंधे 9 का बना। तो 12 10 22 और 22 9 31 बराबर कितना दिया है, 1240। ठीक है, 4 तो 1 बराबर 40। पूछ किसका रहा है, सी का, तो सी कितना है, 9 9 चौका 36 360। कर लेंगे ना, बिना पेन पेपर का भी कर लेंगे आप, आसानी से कर जाएंगे ऐसा सब सवाल। इतने सारे सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है, आगे भी सवाल शेष हैं, देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं।
ये 19वां सवाल है। कह रहा है कि 44 सेमी परिमाप के वर्ग तथा 44 सेमी परिमाप वाले वृत्त में किसकी आकृति का क्षेत्रफल अधिक और कितना होगा। तो पहले तो बेटन श्योर जान लीजिए आप कि कुछ भी करना ही नहीं है, ऑप्शन लग रहा है, देख रहे हैं आप, हमेशा और हमेशा किसका क्षेत्रफल अधिक होता है। अगर समान परिमाप की कोई ज्यामितीय आकृति हो, नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा आज कि यदि समान परिमाप का आयत हो, वर्ग हो, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, उसका परिमाप किसी वृत्त के परिमाप के बराबर हो, तो जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो क्षेत्रफल हमेशा और हमेशा वृत्त का अधिक होता है। यहाँ दिया है दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, ये ऑप्शन गलत। वर्ग बड़ा होगा, ये भी नहीं कह सकते। इसमें से कोई नहीं होगा, नहीं हो सकता है डेटा गलत हो, लेकिन ये अगर वृत्त है तो वृत्त का ही क्षेत्रफल बड़ा होगा। अब सवाल को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन अपने दिमाग में रख लीजिए कि दुनिया में जितनी ज्यामितीय आकृतियां बन सकती हैं, अगर उनका परिमाप किसी वृत्त के परिमाप के बराबर है तो हमेशा और हमेशा उस ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल 110% हमेशा अधिक होगा। ये नियम है। कितना हमेशा किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। देख लो, परिमाप है, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4a बराबर 44, तो a बराबर कितना हो गया गुरु? 11, तो क्षेत्रफल a स्क्वायर कितना हो गया? 11 हम 121। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कह रहा है क्या है? ये वर्ग का परिमाप, यहाँ वृत्त का वर्ग है तो 2 पाई r, 2 गुणित 22 बटा वृत्त के परिमाप का क्या मतलब? परिधि 2 पाई r पता नहीं है अपने को, निकाल लेंगे r। तो 2 पाई r बराबर 44, तो 22 दूनी 44 खत्म हो गया, r 7 आ गया, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एरिया हमको लगता है 154 आ जाएगा। कितना अधिक है? 154 31 से बस घटा लिए 1 2, तो ये 33 अधिक है। वृत्त का ही क्षेत्रफल अधिक होगा और 33 अधिक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। ठीक है, साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 तथा 3 वर्ष बाद 1020 हो जाती है, तो वह राशि क्या है? बहुत बहुत सवाल, आसान सवाल, ऐसा ही सवाल आ रहा है। ये बस सोचिए कि सवाल मैं लो लेवल का पढ़ा रहा हूँ। सवाल इसी तरह के आ रहे हैं। समस्या टाइम मैनेजमेंट की है कि हम 1 घंटे में चारों सेक्शन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष, 3 वर्ष में कितना हो गया गुरु? 3 वर्ष में हो गया 1020, 2 वर्ष में कितना हो गया? 2 वर्ष में हो गया 720, यानी कितना हो गया? 300 रुपया। ये 300 रुपया 1 साल का ब्याज है। 1 साल में क्या हो गया? 1 साल का ब्याज। ब्याज जब 1 साल में 300 है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 600, और 2 साल में राशि हो गई है 720, जिसमें 600 ब्याज है, तो मूलधन 120। इससे ज्यादा फास्ट कोई दूसरा तरीका नहीं है। 2 साल में 720, 3 साल में 1020, 1 साल में 300। 1 साल का ब्याज 300, 2 साल का ब्याज 600 साधारण ब्याज है, और 720 में से 600 चला जाएगा, क्योंकि 720 में 600 ही ब्याज का पैसा है, तो 120 बचेगा। जो ये 120 बचेगा, यही क्या है? मूलधन है। कोई तकलीफ, दिक्कत, समस्या कर लेंगे ना। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देते हैं। यदि मोबाइल फोन P की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, और यदि Q पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। Q संबंधी P क्या होगा? लो भैया, क्या पूछ लेते हो भाई? अभी सवाल को में कुछ है ही नहीं, लेकिन आप घबरा जाएंगे देख के, आप डर जाएंगे। तो डरना वरना नहीं है। डर माने क्या होता है? P है, Q है, P पे बेचते हैं तो 12% का लाभ होता है, तो रिटर्न क्या होगा? 112, और Q पर बेचते हैं तो क्या है? 4% का लॉस है, यानी 96। ठीक है, ठीक, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, तो Q संबंधे P पूछ रहा है। Q संबंधे P क्या हो जाएगा? 6 संबंधे 7। ठीक सवाल। ठीक है, इस तरह से आज हमने एसएससी जीडी के आज के जो पेपर हुए हैं, आज जो 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, उनके एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये सवाल डिस्क्राइब कराए, ये सवाल कराए, इनकी आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और ऐसे ही पैटर्न का सवाल पूछा जा रहा है।
मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे कि इन सवालों को जरूर दोहरा के एग्ज़ाम में जाइए। इसी पैटर्न और इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं जीडी के। आपको हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परीक्षा में आप अच्छा पेपर करके आएँ, आपका सिलेक्शन हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम कल फिर मिलेंगे आपसे कल के पेपर के ट्रेंड्स के हिसाब से 20 क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।